दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि कल तबीयत ख़राब हो गई थी, चक्कर आ रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ या क्या हुआ समझ में नहीं आया, लगातार चक्कर आ रहे थे तो मेरे को कहानी आधे में छोड़नी पड़ी। तो आज पहले उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और अब आज जो है मैं वो कहानी को वहीं से शुरू आगे करता हूँ जहाँ पे मैंने छोड़ा था, क्योंकि दोबारा से शुरू करूँगा तो एक फालतू का टाइम वेस्ट होगा और एक वीडियो ज़बरदस्ती अपना बढ़ाना होगा, है ना। तो मैंने आपको वहाँ तक सुना दिया था कि जहाँ पे वो भोटिया एक व्यापारी था जो अपर हिमालयन रेंज से आता था और उसने एक अपनी झोपड़ी बना ली थी। फिर उसकी कुछ मवेशियों ने गांव वालों के खेतों को जा कर के उजाड़ दिया था। और जब वो गांव वाले उससे शिकायत करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि उसकी झोपड़ी खाली पड़ी हुई है और उसके कुत्ते जो थे, भयानक कुत्ते जो थे, वो लोहे के खूंटों से बंधे हुए थे और बेचारे वो मरे पड़े हुए थे। तो गांव वालों को कुछ लगा कि यार ये कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है। तो उन लोगों ने तुरंत जो है वहाँ से चले गए। उसके बाद फिर अगले दिन एक उन्होंने उसको ढूंढने का कार्यक्रम बनाया कि चलो यार उस भोटिया व्यापारी को ढूंढा जाए, वो गया कहाँ, उसके बारे में पता किया जाए। तो जब उसको ढूंढा गया तो गांव वालों को उसकी खोपड़ी और उसके हड्डियाँ वगैरह जो थी वो सब दिखाई पड़ी। और वही जो है ये चौघट के नरभक्षी बाघों का पहला मानव शिकार था। पहला मैन ईटर जो मैन को मारा था वो इसी भोटिया व्यापारी को मारा था। तो ये सब मैंने आपको कल बताया था। तो आज चलते हैं उससे आगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, जिस जगह पर ये लोग बैठे हुए थे वहाँ से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये पहाड़ बिल्कुल खड़ा था और एकदम स्ट्रेट सीधा था। इनके साथियों ने बताया कि अगर ये लोग आधा मील और आगे बढ़ें तो इन्हें एक कच्चा और उबड़ खाबड़ रास्ता मिल जाएगा जो उनके गांव को पार करके लोहाली नाम की जगह तक ले जाएगा। यानी लोहाली नाम का जो गांव है वहाँ तक इन लोगों को लेके पहुँच जाएगा। अब ये लोग उस रास्ते को ऊपर जहाँ पर ये लोग बैठे थे वहाँ से नीचे घाटी को जो है बिल्कुल साफ साफ देख सकते थे, बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रही थी। सारा जितने भी विजिबिलिटी थी बिल्कुल क्लियर थी। ये लोग पहाड़ के किनारे किनारे चलते हुए करीब आधा मील का रास्ता पैदल तय कर चुके थे। तभी अचानक जिम कॉर्बेट साहब को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई इन लोगों का पीछा कर रहा है। इन्होंने अपने आप से, इनका तर्क और वितर्क कुतर्क वगैरह सब अपने आप से चल रहा है। कह रहे नहीं नहीं यार, ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अब उस क्षेत्र में सिर्फ एक नरभक्षी बाघ बचा है और उसने वहाँ से 3 मील दूर शिकार किया हुआ है। क्योंकि 5 मील के रास्ते में 2 मील आ गए थे तो बचा हुआ 3 मील बचा, तो वहाँ शिकार किया हुआ है। तो वो अपने शिकार को छोड़कर वो भला इतनी दूर क्यों आएगा। लेकिन फिर भी उनके दिल के अंदर से वो बेचैनी निकल नहीं पा रही थी। ये उल्टा और ज़्यादा एक्सेस होते जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। इनको 100% ये लगता नहीं मेरा पीछा हो रहा है, हम लोगों का पीछा किया जा रहा है, कोई नजरें हैं जो हम पे पड़ी हुई हैं। वैसी बेचैनी की हालत में चलते चलते ये लोग घास के ढके हुए एक पहाड़ी हिस्से तक पहुंच गए। इसके आगे एक खुला हुआ मैदान था। तो इन्होंने अपने साथियों से कहा कि भाई ऐसा है, तुम लोग यहीं पर बैठ जाओ, बैठ के इनका इंतज़ार करें जिम कॉर्बेट साहब का, जब तक ये लौट के वापस ना आ जाए तब तक यहाँ से कहीं भी अकेले ना जाएं। जहाँ भी जाएं तो अपना ग्रुप लेकर आप सब लोग साथ जाएं, अकेले कहीं ना जाएं। इसके बाद जिम कॉर्बेट साहब खुद उस इलाके की जांच पड़ताल करने के लिए, देखने के लिए कि क्या है भैया, वहाँ से पीछे की ओर निकल गए। बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ इन्होंने चारों ओर का एक पूरा चक्कर लगाया। लेकिन इन्हें ना तो किसी जानवर की आवाज़ सुनाई दी और ना ही किसी पक्षी की कोई अलर्ट कॉल वगैरह, क्योंकि अलर्ट कॉल से संकेत मिल जाता है कि वहाँ पे कोई लेपर्ड या कोई टाइगर कहीं नियर बाय है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी, मतलब कोई प्रमाण इनको मिल ही नहीं रहे थे, सबूत नहीं मिल रहे थे। अब अपनी ये पूरा एरिया छानने के बाद ये वापस अपने साथियों के पास लौट आए। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर इन्होंने क्या किया, अपने साथियों को अपने आगे कर दिया। बोले तुम लोग आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। ये उनके पीछे चलने लगे। राइफल इनके तैयार थी, ट्रिगर पे इनकी उंगली थी,
और लगातार अपने पीछे दाएं बाएं हर तरफ देखते हुए, जो एक शिकारी करता है जिस तरह से नज़र बना के चलता है, वैसे चल रहे थे। जब ये लोग उस छोटे से पहाड़ी गांव की सीमा पर पहुंचे, तो इनके साथ जो लोग आए थे, इनके मार्गदर्शक जो लोग थे, वो लोग रुक गए। वो 4 लोग, वो इन लोगों का गांव था, इसी गांव के रहने वाले थे। और अब वो बोले जिम कॉर्बेट साहब से कि साहब, अब हमें तो अपने घर वापस जाने दीजिए, क्योंकि हमारा घर यहीं है, यहाँ से आगे आप चले जाइए, 1 मील और बचा हुआ है। सफ़र लंबा और थकाने वाला था, इसलिए उनको उनके घर भेज देने में जिम कॉर्बेट साहब को कोई परेशानी नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी। बल्कि ये जिम कॉर्बेट साहब के लिए अच्छा था, क्योंकि अब ये अकेले आगे बढ़ सकते थे। इन्हें अभी करीब 1 मील लंबा, मैंने आपको बताया, एक रास्ता और बचा हुआ था लोहाली गांव तक जाने के लिए। लेकिन वो जो रास्ता था, वो घने और सन्नाटे से भरे हुए जंगल के बीच से होकर गुजरता था। चारों ओर झाड़ियाँ और ऊंचे ऊंचे पेड़ों का साया था। इन्हें अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे हर पत्ता किसी रहस्य को छुपाए हुए है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है आसपास में। हालांकि इन्हें उन साथियों से बिछुड़ने के बाद काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था। लेकिन एक कोई अनजानी निगाह का बोझ, समझ गया, मतलब कि कोई इनका पीछा कर रहा है, वो बड़ा अजीब सा इनको एहसास हो रहा था। जैसे कि कोई एक छाया हो जो इनके हर कदम पर नज़र गड़ाए हुए है। वो इन्हें अच्छी तरह से देख रही है, समझ रही है, इनकी चालों को समझना चाह रही है, जो भी वो चीज़ है। अब इन्हें कुछ जो डर था वो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि इन्हें अब केवल खुद की चिंता थी। अब इन्हें किसी की और की चिंता नहीं थी। वैसे क्या होता है ना, जब किसी शिकारी को अपने साथ साथ दूसरों की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ जाए, तो थोड़ा डर भारी हो जाता है, क्योंकि उन लोगों की सिक्योरिटी की ज़्यादा वो हो जाती है फिक्र। खैर, अब उस जगह से सीढ़ीदार खेत शुरू हो जाते थे, और उन खेतों के बाद असली जंगल जो था, भयानक जंगल, जो रौद्र जंगल था, वो शुरू होने वाला था। वहाँ पर एक पहाड़ी झरना बह रहा था, उसका बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन, जो वाटर कहते हैं, और ठंडा चिल्ड बिल्कुल पानी था। झरने के किनारे की जो नर्म और गीली मिट्टी होती है, उस पर कुछ निशान थे। अब उन निशानों की तरफ तुरंत इनका ध्यान गया। शिकारी का ध्यान तो तुरंत निशानों पर ही जाता है। ये निशान किसी आम जानवर के तो थे नहीं, ये नरभक्षी बाघ के ताज़ा पंजों के निशान थे। हर निशान सीधा उस गांव की ओर से आ रहे थे, जहाँ जिम कॉर्बेट साहब को जाना था। उस तरफ से आ रहे थे, इनको जाना था। अब तक इन्हें जो शक था कि कोई इन पर नज़र रखे हुए है, वो यकीन में बदल गया। पहाड़ के ऊपर जो बेचैनी ये दिन में महसूस कर रहे थे, वो बिना कारण से नहीं थी। गड़बड़ तो थी बॉस, कुछ प्रॉब्लम तो थी, नजरें तो थी इनके ऊपर। और अब ये बात तय हो गई थी कि जंगल में जो शिकार होने वाला है, वो शायद उतना सीधा और सरल और आसान तो नहीं होने वाला है। उसमें दिक्कतें तो बहुत आने वाली हैं। अब ये जंगल का वो जो घना हिस्सा था, उसको पार करके आगे बढ़े, तो सामने ही इन्हें लोहाली गांव नज़र आ गया। बिल्कुल सामने नज़र था, जंगल पार करके पहुंच गए गांव में। पहाड़ियों की गोद में छिपा हुआ एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव। लेकिन इसमें शायद 5 या 6 घर थे, उससे ज़्यादा घर उस गांव में नहीं थे। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन एक घर के बाहर कुछ हलचल सी दिख रही थी। लोग जमा थे और उनके चेहरे पर चिंता की जो है परछाइयाँ साफ साफ नजर आ रही थी। वहाँ कुछ तो हुआ था यार, कुछ ऐसा जिसने पूरे गांव को एक खामोशी की चादर उड़ा दी थी। मतलब सन्नाटा हो गया था गांव में। घाटी की ओर से एक अजनबी आदमी को लोगों ने आते हुए देखा, तो पहले तो गांव वाले एकदम से चौंक गए, यार ये कौन चला रहा है। फिर उनमें से 4-5 लोग इनकी ओर बढ़े, और उनमें भी एक व्यक्ति जो थोड़ा बुजुर्ग था, वो सबसे पहले जिम कॉर्बेट साहब के पास पहुंचा, सबसे पहले पहुंच गया देख चलते हुए। वो बूढ़ा आदमी जो उम्र और दुख दोनों से थका हुआ लग रहा था, उसका चेहरा जो है बहुत ही दुखी और थका हुआ अजीब सा लग रहा था। वो बिल्कुल कांपते हुए कदमों से इनके पास पहुंचा और अचानक इनके पैरों पर गिरकर रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, धड़ाधड़ गंगा जमुना बह रही थी, और वो टूटी फूटी अपनी कपकपाती आवाज़ में बोला, साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए, वो बहुत मुसीबत में है, एक बस वही तो है जो मेरा सहारा है। तो हालांकि वो बूढ़ा आदमी एक साधारण सा किसान था, उसका चेहरा धूप और मेहनत से झुलसा हुआ था,
पर शरीर दुबला पतला था। उस पर तो यार मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, जो साफ साफ दिख रहा था। उसकी बेटी बेचारी विडो थी, एक विधवा थी, और वही उसकी दुनिया की आखिरी रिश्तेदार थी। उसका बेटा, उसकी बहू, दामाद, भाई या कोई और पूरे परिवार में कोई नहीं था। दामाद की पहले डेथ हो गई थी। मतलब सिर्फ बाप और बेटी थे पूरे पूरे खानदान में। रोज की तरह उस दिन भी उसकी बेटी सुबह करीब 10 बजे के आसपास जंगल की ओर लकड़ियाँ बीनने के लिए गई थी। जो उसका रोज का काम था, रोज जाती थी आती थी। गांव के नीचे घाटी में एक पतली सी नदी बहती थी। नदी की दूसरी तरफ ऊंचाई पर सीढ़ीदार खेत थे। उन खेतों में सबसे नीचे वाले खेत तक जाने के लिए एक पगडंडी से होकर गुजरना पड़ता था। जैसे ऊपर के खेत से नीचे खेत तक जाना है तो एक पगडंडी बनी हुई थी, उससे गुजरना पड़ता था। वो खेत इसके घर से करीब 150 गज की दूरी पर थे। कोई ऐसी बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी, 150 गज की दूरी पर थे, सामने ही थे ऑलमोस्ट। उसने वहीं खेत के किनारे से लकड़ियाँ जमा करनी, इकट्ठा करनी शुरू कर दी। उस समय कुछ औरतें भी थी गांव की, जो नदी के किनारे अपने कपड़े वगैरह धो रही थी, कुछ बर्तन धो रही थी, कुछ कपड़े धो रही थी। चारों ओर शांति थी, बस नदी की हल्की हल्की सी जो कल 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 की आवाज़ होती है और औरतों की आपस में बातें करने की जो आवाज़ें थी, सिर्फ वही सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उस इलाके में एक दिल को दहला देने वाली चीख पूरा गूंज गई। वहाँ पे पूरा जंगल जो है चित्कार से गूंज गया। अब औरतों ने सिर उठा के ऊपर देखा तो देखा कि एक स्त्री और एक बड़ा सा बाघ कांटेदार झाड़ियों में गायब हो रहे हैं। सभी औरतों की चीख निकल गई यार ये देख करके, और वो डर के मारे अपना काम धंधा, वो जो कपड़े वपड़े धोना, बर्तन तो धोना, वो सब काम छोड़कर भागी और गांव की ओर दौड़ पड़ी। उन्होंने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बाकी जितने गांव वाले थे सबको बुला लिया, लेकिन अब उस लड़की को बचाने के लिए कोई भी नहीं गया। इस आदमखोर बाघ का इतना खौफ था कि किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस तरफ को जा सके। बाघ के नज़दीक पहुंचना तो दूर की बात है, उस दिशा में जा सके, इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। गांव के ऊपर के हिस्से में रहने वाले कुछ लोगों ने जब उन्होंने ये शोरगुल सुना तो उन्होंने पूछताछ करी, यार क्या हो गया क्या हो गया। तो उनको बताया गया भाई दुर्घटना हो गई है, ऐसे बाघ ने आक्रमण कर दिया है, रानी महिला को ले गया। तो उनमें से भी 4 लोग जो है जिम कॉर्बेट साहब को खबर देने के लिए आ गए थे कि साहब चलिए ऐसा ऐसा हो गया। जो वो 4 लोग आए थे। इस घटना के करीब आधे घंटे बाद जब सब लोग सोच रहे थे कि वो उस लड़की को तो बाघ ले गया, क्योंकि उसको ढूंढने देखने तो कोई नहीं गया, तो उनके दिमाग में यही था कि उसको बाघ ले गया और अब उसका बचना तो असंभव है, नामुमकिन है। लेकिन तभी एक चमत्कार सा हो गया। वो लड़की बेचारी लहूलुहान हालत में अपने घुटनों और हाथों के बल रेंगती हुई किसी तरह तक अपने गांव और अपने घर तक पहुंच गई। अब सब लोग उसे देख के हैरान रह गए, यार ये कैसे आ गई। उसका शरीर जगह जगह से फटा हुआ था, कपड़े खून से सने हुए थे, चेहरा डर से एकदम सफ़ेद पड़ चुका था। आप लोग समझ सकते हैं कि सारत में होगी, जो बाघ के चंगुल से निकल के आई होगी। वो बोल नहीं पा रही थी। उससे बेचारी ने हल्के से इशारा करके उससे थोड़ा पानी मांगा। थोड़ी देर बाद जब उसे कुछ ताकत आई तो उसने अपनी टूटती सी आवाज़ में बताया कि जब उसने बाघ को देखा तो उसे समझ में आ गया था कि अब उसका बचना नामुमकिन है, अब बहुत मुश्किल है बचना। और उसके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो वहाँ से भाग सके। तो उसने क्या किया, उसने सीधे पहाड़ी से नीचे कूद जाने का फैसला किया और कूद गई। जैसे ही वो नीचे कूदी उसके पीछे से बाघ भी कूद गया और बाघ ने उसको हवा में ही लपक लिया, मतलब हवा में ही उसको पकड़ लिया। और फिर ये दोनों एक साथ नीचे गिरे। अब कितने फीट नीचे गिरे, क्या गिरे, ये तो नहीं लिखा हुआ है, तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। उसके बाद ये बेहोश हो गई, इसे कुछ भी याद नहीं था। बेहोश हो गई, क्या याद रखती। और जब होश आया तो नदी के पास थी। उसके पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, पर उसे तो जैसे भी हो किसी भी तरह से अपने घर अपने गांव तक लौटना ही था। वो बोल नहीं पा रही थी, डर और कमजोरी से शायद उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही होगी, इसलिए अपने हाथ पैर के सहारे रेंगते हुए अपने घर की ओर आ गई। या हो सकता है आवाज़ देने में डर रही हो, जो भी रहा। ये भी डर हो सकता है ना कि कहीं मैंने आवाज़ दी और बाघ आ गया। वो खैर जैसे तैसे गांव पहुंच गई थी। उसके शरीर पर बाघ के पंजों के गहरे निशान थे, लेकिन शायद उसके आत्मबल ने उसे जिंदा रखा था।
नहीं तो ऐसी हालत में कैसे जिंदा आ सकती थी? इतने घाव, इतने खून बहा हुआ। गांव में ये खबर जो है जंगल की आग की तरह फैल गई। तो हर कोई हैरान था कि वो लड़की इतनी ऊंचाई से गिरने और बाघ के हमले के बावजूद वो बच कैसे गई यार। बूढ़ा किसान जो उसका पिता था वो भी रोते हुए भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि भगवान तूने बेटी को बचा दिया। लेकिन साथ ही सभी के मन में एक डर सा बैठ गया था कि बाघ अब इस गांव के, उनके गांव के इतना करीब आ चुका है कि गांव में आके हमला करने लगा है। 150 गज की दूरी पर हमला कर रहा है। अब गांव वालों को बाघ से सुरक्षा कैसे की जाए उसकी चिंता होने लगी। फिर उन्होंने तय किया कि यार किसी शिकारी को तुरंत बुलाना होगा जो उस आदमखोर को ढूंढ कर मार सके, ताकि गांव वाले फिर अपने चैन की सांस लें, आराम से रह सकें। वो लोग जिम कॉर्बेट साहब को साथ लेकर उस औरत के पास पहुंचे। वो बुजुर्ग व्यक्ति और गांव के अन्य लोग, वो ज़मीन पर लेटी हुई थी और गांव के कई लोग उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हुए थे। उन्होंने सबसे पहले तो सारे गांव वालों को थोड़ा हट जाने को कहा, भैया उसे थोड़ा हट जाए, थोड़ी हवा आने दो, ताकि उस घायल औरत को ये देख सकें और थोड़ी हवा भी वहाँ पे आ सके, फ्रेश एयर। उसे कमरे के अंदर कमरे में रखा गया था। वो कमरा ऐसा था कि उस पर सिर्फ एक ही दरवाज़ा था, ना तो उसमें कोई खिड़की थी, ना कोई रोशनदान था, ना कहीं से रोशनी आने का कोई और जुगाड़, हवा तक नहीं थी अंदर। जैसे ही उस औरत के ऊपर से इन्होंने खून से सनी हुई चादर हटाई तो जैसे सबकी सांसें थम गई हों। उसका शरीर बुरी तरह से घायल था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे बहुत बेरहमी के साथ नोच डाला, बहुत बुरी तरह से। शरीर के हर हिस्से में घाव ही घाव थे, पूरे शरीर में। और उन घावों में से खून और मवाद दोनों निकल रहे थे। इतने भयानक घाव कर दिए थे। सोचो क्या हालत हो रही होगी उस बेचारी की। अगर वहाँ कोई अच्छा डॉक्टर होता तो शायद उस लड़की को बचाने की कुछ उम्मीद बनती। लेकिन वहाँ तो सिर्फ जिम कॉर्बेट साहब थे, जिसके पास दवा के नाम पर सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट था। हालांकि जिम कॉर्बेट साहब समझ गए थे कि इस औरत का बचना यार पॉसिबल नहीं है, इसमें ये मर जाएगी, ये इसका बचना बहुत ही मुश्किल है। अगर बचती है तो ये आश्चर्य ही होगा अपने आप में। एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से वो कमरा बहुत ही बंद और घुटन से भरा हुआ था। वहाँ ना हवा थी ना रोशनी, मैंने बताया ना आपको। और बदबू से हालत और ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। ऐसे बंद कमरों के अंदर एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। उस बेचारी के घाव सड़ने लगे थे। वो औरत अब अर्ध बेहोशी की हालत में थी, अर्ध मूर्छा जिसको बोलते हैं। जिम कॉर्बेट साहब सोच रहे थे कि शायद इसको अब दर्द भी पूरी तरह से नहीं हो रहा होगा, क्योंकि शरीर में जब बहुत जगह दर्द हो रहा होता है तो इतना भी महसूस नहीं होता है। उसका बूढ़ा पिता पास ही बैठा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे, डर था, दर्द था, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी कि क्या पता बेटी बच जाए। उसके पिता के दिल को सुकून देने के लिए इन्होंने उस औरत के घाव पर जो खून जम गया था उसको साफ करना शुरू कर दिया, वही पोटेशियम परमैंगनेट से। हालांकि इन्हें मालूम था कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन एक पिता को लगे कि हाँ यार उसको बेटी को बचाने के लिए कुछ किया तो जा रहा है, उसको कुछ हिम्मत तो बधे और उस बच्ची को भी ये लगे कि हाँ उसका इलाज चल रहा है। बचना नहीं बचना तो ऊपर वाले के हाथ में था। इन्होंने अपने रुमाल पर पोटेशियम परमैंगनेट डाला और जितना संभव हो सके उसके घाव को धीरे धीरे साफ करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। जितना ये कर सकते थे इन्होंने किया। अब रात भी हो गई थी और जिम कॉर्बेट साहब के लिए अपने कैंप तक वापस जाना भी मुश्किल था। अब इन्हें इसी गांव में रुकने के लिए कहीं पर जगह खोजनी थी। पास में ही मैंने बताया नदी बह रही थी जहाँ दिन में औरतें कपड़े और बर्तन धोती थी। वहाँ पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसके पीपल के पेड़ के उसके चारों तरफ एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था और उससे कुछ मूर्ति वूर्ति रखी थी, मंदिर बनाया हुआ था। गांव वाले वहीं अपनी पूजा अर्चना वगैरह वहीं करते थे। जिम कॉर्बेट साहब नदी में उतरे, अपना नहाया धोया उन्होंने, फिर कपड़े पहनकर चबूतरे के पास आ गए। जो चबूतरा था वहाँ पे आ गए, अपनी बंदूक पास में रखकर पीपल के तने से जो पेड़ था उससे अपनी पीठ टिका ली। ये जगह रात बिताने के लिए सेफ तो नहीं थी, लेकिन उस घुटन भरे हुए कमरे से लाख गुना बेहतर थी। वो कमरा जहाँ एक औरत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। किस टाइम उसकी डेथ हो जाए कुछ
पता नहीं था, जहाँ मक्खियाँ भिनभिना रही थी और दर्द पूरे माहौल में फैला हुआ था। वहाँ से रात के सन्नाटे में एकाएक ज़ोर-ज़ोर से रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आने शुरू हो गई। गाँव की औरतें रोने लगी थी। इस बात से ये बात क्लियर हो गई थी कि वो औरत अब इस दुनिया को अलविदा बोलकर जा चुकी थी। वो हमेशा के लिए चली गई थी। उसके सारे दुख, दर्द और परेशानियाँ सब खत्म हो गए थे। उसे सब चीज़ों से मुक्ति मिल गई थी। सुबह जब ये फिर उस रास्ते से गुज़रे तो इन्होंने देखा कि गाँव वाले उस बच्ची का, उस जो छोटी सी जो लड़की थी, जो औरत थी, जो भी समझ लीजिए, उसके अंतिम संस्कार की तैयारी में लगे हुए थे। धुआँ उठ रहा था, दर्द की एक और कहानी वहीं ख़त्म हो चुकी थी। उस अभागी स्त्री और दलकनिया गाँव की लड़की के अनुभव से एक बात क्लियर हो गई थी कि वो बूढ़ी बाघिन काफ़ी हद तक अपनी बच्ची पर निर्भर थी, जिसको इन्होंने मार दिया था, जिम कॉर्बेट साहब ने। पहले जिस बाघिन को मारा था, मैंने बताया था ना पहले एपिसोड में, उसको मार दिया था, तो ये उसी पर आश्रित थी। अपनी बच्ची की मौत से पहले वो क्या करती थी, वो किसी पर हमला तो कर देती थी, लेकिन मार नहीं पड़ती थी, उसको मार नहीं पाती थी। फिर उसकी बच्ची जो है उस शिकार को जान से मारती थी। पहले 100 में से एक व्यक्ति का मुश्किल से बाघ के हमले से बच पाना हो पाता था, बड़ी मुश्किल से एक आदमी बचता था 100 में से। लेकिन अब वो नरभक्षी बाघिन अधिकतर लोगों पर हमला करके घायल तो कर देती थी, लेकिन मार नहीं पा रही थी। सबसे नज़दीकी अस्पताल उस इलाके से करीब 50 मील दूर था। जिम कॉर्बेट साहब को नैनीताल पहुंचकर सरकार से ये निवेदन करना पड़ा था कि जहाँ ये बाघिन हमले कर रही है, जिस क्षेत्र में, वहाँ के जितने भी गांव हैं, उनके जो मुखिया हैं, उनको कीटाणुनाशक दवा, डिसइंफेक्टेड और रुई और दूसरे जो फर्स्ट एड की चीज़ें हैं, वो सब उपलब्ध कराई जाएं जितना जल्दी हो सके। फिर ये जब ये दूसरी बार उस क्षेत्र के गांव में गए तो इन्हें बड़ी अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिला, इन्हें खुशी हुई कि वहाँ फर्स्ट एड का सारा सामान पहुँचाया जा चुका था। इनकी बात सरकार ने सीरियसली ले ली थी और उन दवाइयों से, उन फर्स्ट एड बॉक्सों से कई लोगों की जान इस हमले से बचाई जा चुकी थी। दवाई ववाई इस्तेमाल करके उनको बचाया जा चुका था। तो ये बड़ी खुशी की बात थी। दलकनिया गांव में ये 1 हफ्ते तक रुके और फिर इन्होंने घोषणा कर दी कि आने वाले सोमवार को ये अपने घर लौट जाएंगे, यानी नैनीताल लौट जाएंगे। इन्हें इस नरभक्षी के इलाके में रहते हुए लगभग 1 महीना हो गया था। अब लगातार यार टेंट में सोना, रोज़ लंबी लंबी दूरी तक चलना, हर पल यही डर बना रहना कि अगला कदम आखिरी ना हो जाए। अरे बाघ यार, नरभक्षी बाघ है, आगे बढ़ रहा हूँ कहीं कूद जाए। और फिर नींद की कमी, फिर पेड़ों पे सोना, कभी बारिश में भीगना, तो इन सब से इनकी सेहत पर एक असर होना शुरू हो गया था। इनकी तबीयत कुछ ख़राब होने लगी थी। गांव वालों को जब ये पता चला कि साहब जिम कारपेट साहब तो वापस लौटने की बात कर रहे हैं, तो सब बड़े हैरान रह गए, बड़ा मतलब परेशान से हो गए। फिर सभी लोग मिलके इनसे निवेदन करने लगे कि अरे सर, ये फैसला बदल दे साहब। फिर इन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया, वादा किया कि तो इनको जैसे ही मौका मिलेगा ये फिर लौटेंगे और बाघिन का शिकार करेंगे, क्योंकि अब इनकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, बिगड़ रही है, इससे पहले ज़्यादा बिगड़े, ये अपना इलाज करा के आ जाए। नैनीताल वापस लौटने के पहले दिन, मतलब इतवार की सुबह, ये अपना नाश्ता वास्ता करके फारिग हुए ही थे कि उसी टाइम गांव का मुखिया आ गया और फिर इनसे अनुरोध करने लगा कि साहब जाने से पहले एक बार शिकार पर चलते हैं, कहीं एक जगह कहीं शिकार पर ले चलिए और हम चलते हैं। तो इन्होंने भी कह दिया ठीक है चलो, मेरे आदमी भी कुछ मांस वांस खा लेंगे। आधे घंटे के बाद 4 गांव वाले और इनका एक आदमी इनकी 275 राइफल और गोलियों की एक क्लिप लेकर आ गया। नंदौर नदी से दूर एक पहाड़ी की तरफ इन लोग सब निकल पड़े। वहाँ पर ये अक्सर अपने कैंप से, अपनी वो दूरबीन से जो है ना, घुरड़ को, जो एक प्रकार की जंगली बकरी होती है, उसे चरते हुए देखा करते थे। तो इनको पता था कि वहाँ पर घुरड़ वगैरह हैं, तो इन्होंने कहा वहीं चलो, वहीं पर उसका शिकार किया जाए। जो गांव वाला इनके साथ आया था वो कमज़ोर लेकिन लंबा और बड़ा विकृत चेहरे वाला व्यक्ति था। वो लगातार इनके कैंप में आता जाता रहता था, उसका रेगुलर था आना जाना। और इन्हें एक कहानी को वो बार बार सुनाता था कि कैसे एक बार उसका सामना नरभक्षी बाघ से हुआ था,
अच्छा, जिम कॉर्बेट साहब उसकी कहानी को इतने बार सुन चुके थे कि अब वो कहानी इन्हें भी रट गई थी। मतलब इस कदर रट गई थी, वो इतने बार सुन चुके थे, उनको इस तरह से रट चुकी थी, अगर उस कहानी को ये अपने सपने में भी किसी को सुनाएँ, तो उसको अक्षरशः सुना सकते थे, एक-एक शब्द के साथ उसको वैसे के वैसा सुना सकते थे। मतलब इतने बार इन्होंने उसको सुन ली थी। बाघ से उस आदमी का सामना 4 साल पहले हुआ था। अब उसकी जो कहानी है, उसी की ज़ुबान में सुनाई जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे ज़्यादा आपको आनंद आएगा। अच्छा, अब वो आदमी कहानी सुना रहा है, ठीक है? आप लोग भी सुनिए। तो वो बोला, "साहब, उस ढकी हुई पहाड़ी की ढलान देखिए ना, वहाँ एक चीड़ का पेड़ है, जिसकी पूरब की दिशा में एक चट्टान है। वो तो अच्छा हुआ साहब कि नरबख्शी बाघिन ने ऊपर के किनारे से उसके ऊपर हमला किया, उस आदमी के ऊपर। वहाँ की ढलान तो बिल्कुल घर की दीवार की तरह खड़ी है, सीधी दीवार है की तरह, मतलब चट्टान है वो। वहाँ सिर्फ एक पहाड़ी आदमी ही पैर जमा सकता है, आम आदमी तो उस पर चढ़ भी नहीं सकता है। उसका 8 साल का बेटा और वो वहाँ घास काट रहे थे। वो घास को बाहों में उठाकर ऐसे सपाट ज़मीन की ओर, पेड़ जहाँ पर चीड़ का पेड़ था उस तरफ को जा रहा था, और ढलान के किनारे झुककर घास का बंडल बना रहा था। जो भी घास उसने काटी थी उसको एक बंडल बना रहा था। तभी अचानक नरभक्षी बाघ ने उसके ऊपर हमला कर दिया, उसके ऊपर उछला और उसकी दाईं आँख ठोड़ी पर, ये जो ठोड़ी होती है, और गर्दन के पीछे अपने दांत गड़ा दिए। उसके ऊपर जो बाघ का मुंह था वो इतनी जोर का पड़ा कि ये पीठ के बल गिर गया, उसके चेहरे की चोट से पीठ के बल गिर गया। उसके गिरते ही बाघ उसकी छाती पर, और बाघ का जो पेट था वो उसकी टांगों के बीच आ गया। मतलब बाघ ये लेटा हुआ है, बाघ ऊपर से है, उसकी टांगों के बीच में उसका पेट है, उसकी छाती जो है उसके मुंह की तरफ है। जब वो गिरा था तो उसकी दोनों बाहें ऐसे करके फैल गई थी। तो हुआ क्या कि एक हाथ जो है वहीं पे एक शहतूत का जो पेड़ था उसकी मजबूत जड़ पे अटक गया। उससे उस जड़ को मैं, मतलब ऐसे हाथ पड़ा तो उससे उस जड़ को पकड़ लिया बड़ी मजबूती के साथ। और उस समय उसके दिमाग में एक बात आई। उसने ऐसे अपनी दोनों टांगें तो उसकी फ्री थी। उसने सोचा कि अगर यार वो अपनी दोनों टांगें ऊपर खींचकर बाघ के पेट के नीचे फंसा कर उसे धक्का दे दे, तो शायद बाघ जो है वो नीचे चट्टान से गिर जाएगा और ये बच जाएगा। हालांकि उसे दर्द तो बहुत हो रहा था, क्योंकि बाघ ने उसके दाएं ओर के चेहरे की सारी हड्डियां तोड़ दी थी। इतनी जोर की चोट चोट लगी थी उसके चेहरे से कि उसकी सारी हड्डियां टूट गई थी, लेकिन वो बेहोश नहीं हुआ था। उन दिनों वो भरा पूरा जवान था, और उसका कहना था कि उन दिनों उस पूरे पर्वतीय क्षेत्र में उससे ज़्यादा ताकतवर कोई और हिम्मती कोई दूसरा इंसान नहीं था। उसने धीरे धीरे अपनी टांगें खींची और बाघ के पेट से सटाई, और फिर दायां हाथ उसकी छाती पर रखकर उसे अपनी पूरी ताकत लगा करके ऊपर की ओर धकेल दिया। ठीक है, धकेल दिया उसको। अब बाघ जो है लुढ़कता हुआ नीचे की तरफ चला गया, चट्टान से नीचे की तरफ चला गया, और ये आदमी बच गया, क्योंकि इसने पेड़ को की जो जड़ थी उसको मजबूती से पकड़ रखा था। अगर वो नहीं पकड़ी हुई होती तो ये भी उसके साथ साथ नीचे जाता है, चट्टान से नीचे गिरता। उसने पकड़ रखा था तो बच गया। बाघ द्वारा किए गए इस अचानक हमले से उसका बेटा इतना डर गया था कि वो बेचारा अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। तो जैसा था वैसे का वैसे ही देखता ही रह गया था। छोटा सा बच्चा उसके बाप के ऊपर अटैक कर दिया बाघ ने, वो क्या कर रहा होगा, उसकी क्या हालत हो रही होगी। फिर जब बाघ वहाँ से चला गया तो उस आदमी ने अपने बेटे की लुंगी उतारी और अपने सर पर बांधी, उसका हाथ थामा, और किसी तरह से अपना लौट कर घर वापस आ गया। अब घर पहुँचते उसने अपनी पत्नी से कहा कि सारे रिश्तेदार जितने हैं और जो मेरे दोस्त हैं सबको बुला लो। वो उन सभी लोगों से आखिरी बार मिलना चाहता है। जब उसके दोस्त आए, सब उसे देखने के लिए आए, उसको देखने के लिए पहुँचे, और उसकी हालत देखी तो बोले, यार चल ऐसा कर, तो ये चारपाई पे लेटे रहो, हम तुझे इस पर लेटा कर अल्मोड़ा अस्पताल ले चलते हैं, वहाँ पे तेरा इलाज हो जाएगा। लेकिन वो नहीं माना, बिल्कुल मना कर दिया। उसको बोला नहीं नहीं नहीं। दर्द उसको इतना भयानक था कि ये समझो कि उसकी हड्डियों तक उसका दर्द उतर चुका था। और सबसे बड़ी चीज़ क्या हो गया था कि उसे पूरा इस बात का यकीन हो गया था कि उसकी ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है, वो नहीं बचने वाला है। वो बस सबसे एक ही बात कह रहा था कि उसने जहाँ जन्म लिया, जहाँ उसने जीवन यापन किया, अपना सारा ज़िंदगी जहाँ उसने बिताई, अब अंतिम सांस भी जो है वो वहीं लेना चाहता है, अल्मोड़ा जाके नहीं। तो यहीं मरना भी यहीं चाहता है।
कुछ देर बाद जब उसे प्यास लगी तो यार उसे पानी वगैरह दिया गया, पी ले भाई पी ले। उसने आदमी ने बताया उन लोगों को कि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सिर में आग लगी हो, और लेकिन जैसे उसके मुंह में पानी डाला गया तो सारा पानी गर्दन और जो चेहरे पे जो गहरे घाव थे उनसे सब बाहर निकल गया, अंदर गया ही नहीं, बाहर निकल गया। इसके बाद कई दिनों तक तो उसे यही लग रहा था कि अब उसका ये अंत निश्चित है, उसका अंत आ गया, किसी टाइम भी उसकी मौत हो सकती है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसके घाव धीरे धीरे खुद ही भरने लगे और आखिरकार वो फिर से ठीक हो गया। दोस्तों यार, कहानी बहुत लंबी है और मेरे को भी यार बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है और ज़्यादा देर बैठने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि कल की जो मेरी वो हालत हुई है उसकी वजह से। इसलिए कहानी को फ़िलहाल तो मैं यहीं पर रोक देता हूँ, और थोड़ा आप लोग भी इंतज़ार कर लीजिए अगले एपिसोड का, क्योंकि आगे का घटनाक्रम जो है वो अगले एपिसोड में ही सुनाऊँगा। ठीक है ना? तो तब तक बने रहिएगा दोस्तों अपनी उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। दोस्तों यार, हमेशा से कहता आया हूँ कि ये आपका अपना खुद का चैनल है और इससे आप लोगों से भरपूर प्यार, आशीर्वाद और दुआएं भी मिल रही हैं। जो मिल रही हैं वो मिल रही हैं। मैं जानता हूँ यार, बीच में ये ऑपरेशन सिंदूर और ये अपना जो आईपीएल चल रहा है, इसके कारण आप में से कई मित्र चैनल में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि व्यू टाइम, कमेंट्स एंड वॉच आवर्स बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब जो होने चाहिए वो नहीं दिख रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ उसका कारण क्या है, लेकिन कोई बात नहीं। जब आईपीएल ख़त्म हो जाएगा तब तो आप लोग आ ही जाएंगे, है ना? उम्मीद तो है ही मुझे कि आप लोग आएंगे और ज़रूर आएंगे। यार कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच रास्ते में आप मेरा हाथ छोड़ दोगे? नहीं नहीं, नहीं छोड़ेंगे। मैं जानता हूँ आप लोग नहीं छोड़ेंगे मुझे, मेरी इस हालत में तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यार आप लोगों के सहयोग से ही तो उत्तरांचल डायरीज़ चल रहा है। आप इसे छोड़कर जाएंगे तो ये तो ढेर हो जाएगा। तो यार बस इतनी प्रार्थना है, इसे ढेर मत होने देना, इसे गिरने मत देना। इसको भी इस आदमी की तरह बचा देना जो बाघ के हमले से बच गया था, है ना? जो भी महिला और पुरुष मित्र आज चैनल में पहली बार आए हैं उन सबको मेरा श्रद्धा से प्रणाम। आप लोगों से भी अनुग्रह करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यार सोचिए ना, आपने तो बस एक उंगली चलानी है, उंगली क्या, एक अंगूठा चलाना है। 1 मिनट भी पूरा नहीं लगना है, सिर्फ एक अंगूठा चलाना है। और आपके एक अंगूठे चलाने से, आपके एक लोगों की सिर्फ उंगली चलाने भर से क्या पता मेरी पूरी आगे की ज़िंदगी बदल जाए यार। इस अपाहिज को कुछ जीने का सहारा मिल जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना पूरा पूरा सहयोग देंगे, है ना? ओके, थैंक यू। यार ये स्ट्रेन जब पड़ता है ना, ये बड़ा परेशान करने वाला होता है। पीठ में दर्द होने लगता है, जो स्पाइन जहाँ पे मेरी इंजरी है वहाँ पे दर्द होने लगता है। और एक प्रार्थना जो हमेशा करता हूँ वो आज भी कर रहा हूँ, प्लीज़ अगर हो सके तो थैंक्स वाले ऑप्शन का प्रयोग ज़रूर करें और अपनी श्रद्धा से जो भी राशि दिल करे वो ज़रूर डोनेट करें। सच बताऊँ यार, आवश्यकता है, ज़रूरत है यार। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फ़िलहाल तो आज्ञा दीजिए चलने की। आता हूँ जल्दी ही लौट कर आपको बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। जल्दी मिलता हूँ। तो दोस्तों ओके, बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।